हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। जैसा कि हमने पिछले स्टडी ब्लॉग में हमने अपना चौथा चैप्टर जो था ब्रिटिश में भारत प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, ये बिपिन चंद्र सर का जो आज मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। चौथा चैप्टर का प्रशासनिक जितना गठन था वो हमने पढ़ लिया था। कहाँ पे? हमने अपने पिछले ब्लॉग में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें किस प्रकार से मतलब भारत जब पूर्णतः मतलब अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है तो भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था को लगाई, नई नई व्यवस्था को लगाई, संविधान बनाए और फिर पुलिस व्यवस्था, सेना व्यवस्था, जज व्यवस्था, हाईकोर्ट व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सब उन्होंने मतलब सब कुछ लागू किया। इतना हमने पढ़ लिया। फिर उसके अधिकार के बाद कौन से सांस्कृतिक, जैसे भारत की पुरानी सांस्कृतिक नीतियाँ आती जा रही थी, मतलब चलती आ रही थी, उन्होंने को अपनाया गया या उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, वो आज की स्टडी ब्लॉग में हम पढ़ने जा रहे हैं। जिससे आप यूपीएससी या कोई सा भी जनरल कंपटीशन कर रहे हो तो उसमें हो सके मेरे तरफ से जितना हेल्प हो सकता है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री या जो मैं पढ़ूंगा ये वीडियो की मदद से आपको शायद कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि रिवीजन एक बहुत मतलब मेन चीज़ होती है। ये वीडियो जैसे मैं पढ़ लूँगा अभी, ठीक है, मेरे को जल्दी से रिवाइज करना टाइम नहीं है, तो मैं ये वीडियो खुद अपने लिए भी, मेरे लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम में ये वीडियो देख के भी मैं समझ सकता हूँ जो हाँ ये ऐसा घटना, मतलब जितना घटना मतलब हुआ होगा वो मैं बेसिकली आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो का ब्लॉग को तब तक कंटिन्यू करो, मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी स्टडी के बाद। सबसे पहले जब वो भारत पर अपना राज करने के लिए आए तो उन्होंने कोई सांस्कृतिक नीति में परिवर्तन नहीं करा था, क्योंकि उस समय तक वो सोचते थे जो हाँ ठीक है, उनका जो परंपरा है वो ही चलता आ रहा है, उनके साथ ही हम लोग चलते हैं। तो 1813 तक तो उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही उन्होंने उनकी सांस्कृतिक नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए, क्योंकि उस समय में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी अपने चरम पर था और जिसके कारण से वहाँ के उद्योगपति वर्ग एक नए वर्ग का उदय हुआ था, उद्योगपति वर्गों का, और वहाँ के लोग अब पूंजीवादी में ज़्यादा विश्वास रखने लगे। तो यहाँ पे जो मतलब इंग्लैंड, भारत में जो यहाँ के अंग्रेजों के अधिकारी थे, उन्होंने औद्योगिक क्रांति को और भारत के सांस्कृतिक नीति थी, दोनों को आपस में जोड़ना चाहा। उन्होंने सोचा अगर भारत की सांस्कृतिक नीति में कुछ अगर परिवर्तन करते हैं तो हमारा जो मतलब व्यापार है वो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकता है। तो आप ऐसा समझो कि मतलब अंग्रेजों ने मतलब भारत की सांस्कृतिक नीति में तभी चेंज करने का फैसला किया जब उनको लगा कि यहाँ अगर चेंज हो तो हमें व्यापार में कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए इन शॉर्ट वो करते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा भारत का आधुनिकीकरण करते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने अपना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संदेश द्वारा शक्तिशाली जनतांत्रिक भावनाएं उत्पन्न की और आधुनिक राष्ट्रीयता की शक्ति को फैलाया। जैसा कि आपको पता है कि भारत कैसे गुलाम हुआ। स्टार्टिंग से ही भारत में कहीं ना कहीं एकता की कमी थी। जब अरबों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, ब्रिटिश का आक्रमण हुआ, शुरुआत से ही भारत जो था एक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसके कारण सब अपना ही देखता था, जिसके कारण भारत गुलाम हुआ। यही थी मेन कारण जो भारत गुलाम हुआ, एकता की कमी थी। लेकिन ये फ्रांसीसी क्रांति, बौद्धिक क्रांति के बाद ये सब 2-3 ऐसे क्रांति हुए मतलब विश्व में, जिससे जो एक स्वतंत्रता की मतलब चाह होती है वो किसी के अंदर में फैल सकी। ये भारत पर भी इसका असर देखने को मिला। तो इसी के फलस्वरूप एक नई चिंतन, मतलब नया चिंतन का उदय हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि नया चिंतन से हमें क्या समझने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि नया चिंतन का एक उदय हुआ। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं थी। विवेकशीलता या तर्क और विज्ञान में विश्वास। वो पहले की तरह आत्मविश्वास को अब नहीं मानते थे। जो नए चिंतन के लोग थे वो विज्ञान पर ज्यादा अपना विश्वास मानते थे। मानवतावाद या मनुष्य के प्रति प्रेम। पहले की जैसे मनुष्यों के साथ मतलब मनुष्य के साथ सुख किया जाता था, मनुष्य के साथ मतलब अपने सुखों के लिए मनुष्यों का उपयोग किया जाता था, वो कहीं न कहीं इस चिंतन से मतलब दूर हो सका था। और इसके बाद मानव की प्रगति करने की क्षमता में विश्वास। जैसे पहले था हाँ ठीक है यार, अगर हम ये है इस जाति में है तो हम इसी जाति का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मानव की जो प्रगति करने की क्षमता था उसमें आप विश्वास होने लगी। कहीं ना कहीं विल पावर आप कह सकते हो, विल पावर मतलब नए चिंतन के जो लोगों में थी वो बढ़ती गई।
तो मैं आपको बता दूं, नए चिंतन की विशेषता थी मानवतावाद को जन्म देना, जिससे सबसे पहले कहीं जो आपसी प्रेम का अभाव था वो कहीं ना कहीं अब दूर हो चुका था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपसी प्रेम कैसा होता है। जैसे मानवतावाद पहले नहीं था, यानी कि आपस में आदमी का बंधुत्व नहीं था। इससे क्या होता था, बाहर के आदमी मतलब फायदा उठाकर अंग्रेज मुसलमान सब भारत पे मतलब अपना राज कर लिए। इसी प्रकार से जैसे जैसे वो दिन बीतता गया, नए चिंतन के लोग आते गए, वो ये कहीं ना कहीं भारत में एक गुट बनता गया। अब जो ये नई विचारधारा थी जो इंग्लैंड में पैदा हुई थी, अब वो नई क्रांति लेके आई थी। कैसी क्रांति, मैं आपको बता दूं कि नई विचारधारा के फलस्वरूप भारत संबंधी नीति निर्धारण करने वाले लोगों तथा भारतीय प्रशासन चलाने वाले लोगों के बीच एक संघर्ष हुआ। संघर्ष का मतलब ये समझो, जो नए विचारधारा के व्यक्ति थे, जो भारत के संबंधित जो व्यक्ति थे इंग्लैंड से जुड़े हुए, जो भारत में मतलब भारत की नीति को निर्धारित किए थे, और भारत में जो व्यक्ति थे मतलब इंग्लैंड के प्रशासन जो चला रहे थे, इन दोनों में संघर्ष पैदा हुआ। उन्होंने जो नीति बनाने वाले थे वो उन्होंने चाहा जो भारत में नई जो मतलब विचारधारा है वो आनी चाहिए, और मतलब यहाँ पर जो प्रशासनिक रूप से वहाँ पे मतलब उनका राज कर रहे थे वो कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जो भारत में चलता आ रहा है वैसा ही चलना चाहिए, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो विकासशील नहीं है, उनको हमको हमारी संरक्षण की जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि पुराने विचारधारा का नेतृत्व शुरुआत में वॉरेन हेस्टिंग तथा सांसद एडमंड वर्क की ज्यादा मत मतलब इधर ही था, यानी कि पुराने विचारधारा है, क्योंकि देखा जाए तो पुराने विचारधारा से कहीं ना कहीं फायदा मिलती थी कंपनी को, इसलिए वो नहीं चाहते थे जो हाँ यार भारत में नया विचारधारा आए, जैसे भारत के लोगों में कल जाके कोई मतलब स्वतंत्रता की भूख जगे जैसे फ्रांस में जगी थी, वो उन कहीं ना कहीं कंपनी पे ही भारी पड़ती। तो मतलब वो नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों में ऐसी कोई मतलब नई विचारधारा आए। ये विचारधारा 1800 तक तो चला, लेकिन उसके बाद मतलब विचारधारा बदलने लगी। ब्रिटेन में अगर इसके विरोधी थे तो इनके कुछ मतलब सहयोगी भी थे। सहयोगी का मतलब आप ये समझो कि कुछ ऐसे अंग्रेज थे वो चाहते थे भारत का विकास हो, भारत के लोग उन्नति करें। उनको क्या कहा गया, उनको भारतीय दृष्टिकोण से रेडिकल्स कहा गया। उन्होंने भारतीयों का समर्थन किया विवेक बुद्धि के सिद्धांत के फलस्वरूप। उनका जो नीति था विवेक बुद्धि का सिद्धांत, उसके नए विचारधारा की तीसरी बुद्धि थी जो क्षमता करने में विश्वास। उनका यह मानना था कि विवेक बुद्धि सिद्धांत के फलस्वरूप उनकी धारणा यह थी कि आवश्यक नहीं है कि भारत हमेशा पिछड़ा रहे, क्योंकि विवेक बुद्धि और विज्ञान के रास्ते पर चलकर सभी समाज उन्नति की ओर जा सकती है। यानी उनका मानना था अगर कोई विज्ञान और नई विचारधारा का जो मतलब ग्रहण करे तो नए विचारधारा ग्रहण करने के पश्चात वो उन्नति के तरफ जा सकते हैं। तो इनका ये मानना था। उन्होंने भारत के लोगों का भलाई सोचा था। अब सभी अधिकारियों ने भारत का आधुनिकीकरण करने का सोचा। आधुनिकीकरण का मतलब ये समझो जो भारत में उनकी सांस्कृतिक नीति का कुछ चेंज, जिससे उनका व्यापार में व्यापक रूप से प्रभाव हो सके। जैसे उन्हें बहुत सारे धर्म के लोग भी थे, जैसे ईसाई धर्म के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे मतलब अपना माइंड चलाया जो हाँ यार इसके साथ भारत में आधुनिकीकरण हो रहा है, हम सपोर्ट करते हैं। उनके जो धर्म प्रचारक थे वो चाहते थे जो भारत में मतलब धर्म प्रचार करे और वहाँ की ज़्यादा जनसंख्या ईसाई बना ले, जिससे उन्होंने मतलब हाँ समर्थन किया जहाँ आधुनिकीकरण करते हैं। उन्होंने मतलब इन पुराने विचारधारा वाले लोगों का साथ दिया कि हाँ कि आप मेरे साथ हमारे साथ मिलकर एक भारत का आधुनिकीकरण करो, जो अगर हम मतलब जो भारत में मतलब व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है वो आपके अच्छे ग्राहक बनेंगे, ऐसे वैसे करके। लेकिन इसमें भी जो मतलब रेडिकल्स थे उन्होंने मतलब फिर ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे प्रोफेसर एच डाडवेला ने बाइबल की प्रामाणिकता और उनकी वृत्तांत की सच्चाई पर संदेह व्यक्त किया। तो तुम लोग के अपने भगवान का भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने मतलब अपने बयान में कहा। तो जैसा कि हमने अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब रह गया थोड़ा सा बस 4 से 5 से 6 पेज, तो ये हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे और हमारा चौथा चैप्टर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे कल नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।